और देखिए रतलाम का जो इशू है, मासूम 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे हैं, और जो लड़का इन लोगों को मार मार के बच्चों को जो बोलने लगा रहा वो भी 15-16 साल का है। तो सबसे अहम बात यह है कि देखो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने आने वाली नस्लों के जहन के अंदर कितना जहर घुसड़ दिया, कितना जहर भर डाला। मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो ओत ली है, जो शपथ ली है, तो अल्लाह की किबरिया को बयान किया पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही व तौफ़ीक़िही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, जिसे महाराष्ट्र असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह की बड़ाई को सबसे पहले बयान किया, और बिल्कुल करना चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ही कर सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अल्लाह की किबरियाई भी कर सकते, अल्लाह की बड़ाई भी कर सकते, और कौम और मिलत को साथ में लेके अव्वाम और नास को इंसाफ दिलाने का समाजी सियासी काम भी कर सकते। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री मिल जाएंगी या मंत्री पद मिल जाएगा तो शहर का डेवलपमेंट होगा क्या, औरंगाबाद की तरक्की होगी क्या, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सबसे पहली बात अमन और शांति और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ये काम अगर हुकूमत ने कर ले तो ये सबसे बड़ा काम है, लेकिन यहाँ तो जीरो है, जीरो। देखिए अब्दुल सत्तार साहब को मंत्री बनाते नहीं बनाते, कौन बनाता नहीं बनाता। इस तरीके से देखा गया रतलाम के अंदर जो मामला पेश आया है, वीडियो शायद आपने देखी होगी। आपके पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस तरीके का जो माहौल है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और इस तरीके का माहौल खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं वातावरण खराब होने के चांस बनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, आप एक प्रवक्ता होने के नाते क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेंगी इस मामले में? देखिए इस रतलाम के इशू के ऊपर हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने अपना बयान, अपना ट्वीट ऑलरेडी जाहिर कर चुके और उस मसले की मजम्मत कर चुके और उस मसले को कंडम भी कर चुके। देखिए देश के अंदर पूरी तरीके से नफरतों को बढ़ा दिया गया है, और ये काम बीजेपी का और उनके अलायंस पार्टनरों का है। उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है देश के अंदर, ना कोई डेवलपमेंट की बात करना है, ना डेवलपमेंट का काम करना है। आज आप जाके पूछेंगे कि किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र के अंदर इतनी क्यों, इसके ऊपर क्या करना है, तो कोई जवाब नहीं देंगे। आपने कहा था कि 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि सबके घरों पर पक्का छत मकान दे देंगे, नहीं हुआ, कोई सवाल करने को तैयार नहीं। उसी के साथ साथ इन्होंने कहा था कि 2022 तक देश के जितने किसान हैं इनकी इनकम को दुपट कर दिया जाएगा, यानी कि डबल कर दिया जाएगा, कोई इसके ऊपर सवाल करने की जरूरत नहीं। ऐसे तमाम इश्यूज पर से जहन भटकाने के लिए देश के अंदर सिर्फ नफरत, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और देखिए रतलाम का जो इशू है, मासूम 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे हैं, और जो लड़का इन लोगों को मार मार के बच्चों को जो बोलने लगा रहा वो भी 15-16 साल का है। तो सबसे अहम बात यह है कि देखो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने आने वाली नस्लों के जहन के अंदर कितना जहर घुसड़ दिया, कितना जहर भर डाला, और अब ये गंदगी के जहर को निकालेगा कौन? और सत्ता हासिल करने वाले, जैसा वो आसाम में बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर, ये सत्ता पे बैठने वाले लोग भी जहर फैला रहे। वो हेमंत बिश्व शर्मा रोज जहर उगलने की बात करता है। उसी की तरह आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर उसी का स्टेट है, उसी का डिस्ट्रिक्ट है रतलाम, और उसी की तरह यूपी में चल जाओ तो योगी आदित्यनाथ कटेंगे बटेंगे। ये सब फालतू बकवास करने वाले लोग इस वक्त सत्ता में बैठ गए, जिनको कोई डेवलपमेंट के काम करना नहीं है, जिनको कोई तरक्की के काम करना नहीं है। सिर्फ बड़ा आसान एक इनको इशू मिल गया कि हिंदू मुसलमान कर दो, मंदिर मस्जिद कर दो, और कौमों को बेवकूफ बना के बांट डालो, और बस सत्ता की मलाई चाटते रहो, सत्ता की मलाई खाते रहो, और बेवकूफ लोगों के हवाले हिंदू मुसलमान की जो अफीम चढ़ा दो। ये धंधे इस देश के अंदर चल रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम कंडम करती है, इसकी मजम्मत करती है। अभी जिस तरीके से देखा गया बीजेपी की सरकार बनी है साहब महाराष्ट्र के अंदर, आने वाले 5 सालों में जिस तरीके से लोग अपेक्षा कर रहे हैं, लाडली बहन का मामला है, बिजली, उसके अलावा बेरोजगार का मसला है, अब बीजेपी की सरकार बनी है, आपको क्या लगता है किस तरीके का काम होगा? क्योंकि पिछली मर्तबा रहे हैं मुख्यमंत्री रहे फडणवीस साहब, लेकिन अब जो है फिर से नया चेहरा लोगों को लग रहा है कि भाई अब कम से कम 2014 से काम नहीं हुआ था, 19 तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला। अब क्या आपको लगता है आगे? देखिए कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी बीजेपी के शासन चल रहे हैं, जितने बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, आप वहां का डेवलपमेंट का रेशो उठा के देख लो। योगी आदित्यनाथ को उठाएंगे हिंदू मुसलमान, हेमंत बिश्व शर्मा को उठाएंगे हिंदू मुसलमान, गुजरात का मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान। इनके पास दूसरा कोई हरबा ही नहीं है, न डेवलपमेंट के, न देश को तरक्की की तरफ ले जाने का इनके पास कोई कारोबार है, न कोई इनके पास संदेश है, और न ही इनके पास कोई प्रोग्राम है। जैसा आपने लाडली बहना के ताल्लुक से कहा, इलेक्शन नजदीक आया था तो लाडली बहनें दिखाई दे रही थी। अब लाडली बहनों का लाड़ तो आप कर रहे हैं, लाडले भाइयों का क्या है?
लाडले बुजुर्गों का क्या है? और देखिए अभी जो हम ओथ ली है, मुख्यमंत्री साहब ने ओथ लेने के बाद में एक प्रोग्राम के अंदर, एक टीवी डिबेट के अंदर बहुत गलत बात सामने आई, जिसकी मजम्मत करना चाहिए था। कि सवाल हो रहा है नीतीश राणे का और मुख्यमंत्री साहब उसका तुष्टिकरण कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि वो कट्टर हिंदुत्व है और हमारा हिंदू, हमारी जो है तो हिंदू हुकूमत है हमारी, ये हिंदू की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की थोड़ी है। ये कौन सी समाज है? अगर आप हिंदू हिंदू करें तो फिर बताइए दलित समाज का स्थान, देवेंद्र फडणवीस साहब को बताना पड़ेगा कि दलितों का स्थान क्या है, सिखों का स्थान आपकी हुकूमत में क्या है, क्रिश्चियनों का स्थान आपकी हुकूमत में क्या है, मुसलमानों का स्थान आपकी हुकूमत में क्या है। हर वो समाज जो हिंदू समाज को नहीं दूसरे समाजों को बिलोंग करता है, आपको फिर खुला करना पड़ेगा। वो तो आप सारे समाजों को लेकर चल रहे, आप खसम तो सारे समाजों को निष्ठा के साथ काम कर रहे और बात तो हिंदुत्व कर रहे। आप कह रहे क्या उनके ऊपर एफआईआर करें? अरे जनाब एफआईआर करें नीतीश राणे के ऊपर, जेल में कब डाल रहे? ये आपकी जिम्मेदारी थी बताने की। तो देखिए ये ऐसी चीजें जो नफरत की फैलाई जा रही है, तो बड़े अफसोस की बात है कि नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेंगे और ये देश को किस पे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे 2014-2019 में दो मरतबा आपके एमएलए बने, 19 में 2 बने थे और उसके अलावा 14 में 2 बने, 19 में 2 बने, लेकिन इस बार ये हुआ कि आपके पूरे महाराष्ट्र से एक ही एमएलए चुन के यहां से गए हैं। कल उन्होंने जो है वहां पर ओथ लिया है, संवैधानिक हक से जो अपना होता है वो पूरी तरह उन्होंने लिया। किस तरीके से देखते हैं इस बात को? देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जब जाएंगे तो अपनी शनाख्त के साथ, अपनी पहचान के साथ और अपनी तहजीब के साथ, अपने मजहब के साथ। देखिए आली जनाब हमारे मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो ओत ली है, जो शपथ ली है, तो अल्लाह की किबरिया को बयान किया, पहले अल्लाह की बड़ाई को सबसे पहले बयान किया और बिल्कुल करना चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ही कर सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अल्लाह की किबरियाई भी कर सकते, अल्लाह की बड़ाई भी कर सकते और कौम और मिलत को साथ में लेके अव्वाम और नास को इंसाफ दिलाने का समाजी सियासी काम भी कर सकते। उसी का एक नजारा आपको महाराष्ट्र की असेंबली में देखने को मिला। एक आखिरी सवाल ऐसा है, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है एमआईएम पार्टी, अब यहाँ पर इलेक्शन तो हो चुके हैं, क्या एमआईएम पार्टी कांग्रेस से आप खुला गठबंधन करेगी या राष्ट्रवादी के साथ जाएगी? किसके साथ में आप गठबंधन में जाएगी या फिर महानगर पालिका भी अपने दम पे अकेले लड़ने की तैयारी है? ये जिन पार्टियों के आप नाम ले रहे हैं ये अहंकार में डूबे हुए, ये गुरूर और घमंड के अंदर डूबे हुए। जब पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन था उससे पहले इम्तियाज जलील साहब ने, हमारे सदर मोहतरम ने पूरी कोशिशें काफी की, लेकिन इनका अहंकार कम होने को नाम नहीं रहा। मट्टी पलित हो गया पूरे इलेक्शन का, सब जीरो और हाशिए पे आके टिक गए, लेकिन घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए हम अपना काम करते, अवाम के इशू को लेकर चलती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनको समझ और सियासी इंसाफ दिलाने का काम करते। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि हम ईमानदारी से 5 साल अवाम के इशू उठाते, अवाम के बीच में रहते, उनके लिए जोखम रहते हैं, उनके लिए रिस्क लेते हैं, उनके लिए केसेस लेते हैं, ताकि सियासी और समाजी इंसाफ मिल सके। और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो लोग और अवाम ने हमारा साथ देना चाहिए वोटों की शक्ल के अंदर। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब इंतखाबात का वक्त आता है, तो तरह तरह की बातें सामने आती है, तरह तरह के सियासी माहौल को बदलने की कोशिशें की जाती है। तो अवाम और नास से जो कि हमको इस इलेक्शन के अंदर अवाम और नास ने बड़ा बेहतरीन हमारा साथ दिया है, औरंगाबाद के अंदर खासतौर से दोनों तरफ से। तो हम उम्मीद भी यही रखते हैं कि जब हम आपकी तारीफ और हिमायत में खड़े रहते हैं, जब आपके इश्यूज को हम उठाते हैं, अवाम के इश्यूज को उठाते हैं, तो अवाम का भी काम है जैसा असेंबली इलेक्शन में पूरी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं, हर इलेक्शन में हमारे साथ में खड़े। जिस तरीके से सर देखा जा रहा है कि तीनों कैंडिडेट फिर से वंस मोर हुआ है, क्योंकि अतुल सावे सर है, परजीत जायसवाल जी है, उसके अलावा संजय सिरसाट जी है। अब होगा ये क्योंकि तीनों रिटर्न हुए, किसी ना किसी को मंत्री पद शायद मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इससे कितना औरंगाबाद शहर का फायदा होना चाहिए या होगा? कोई मायने नहीं रखती है बातें। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री मिल जाएंगी या मंत्री पद मिल जाएगा तो शहर का डेवलपमेंट होगा क्या, औरंगाबाद की तरक्की होगी क्या? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मनी फैक्टर के ऊपर हुआ है। ये पूरा इलेक्शन जो है तो नफरत के भेदभाव के ऊपर हुआ है। और जैसा आप कह रहे हैं मिनिस्टर तो इससे पहले भी थे, अतुल सावे साहब क्या तीर मार लिए उन्होंने, इससे पहले इन्हों भी मिनिस्टर थे हमारे पास में और आज भी सेंट्रल के केंद्र के मिनिस्टर हमारे पास में, लेकिन तीर क्या मार रहे? जो तरक्की समाजों, सबसे पहली बात अमन और शांति और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ये काम अगर हुकूमत ने कर ले तो ये सबसे बड़ा काम है, लेकिन यहाँ तो जीरो है, जीरो। उस जगह ये विरोध देखा जा रहा है, अब्दुल सत्तार साहब को मंत्री पद ना मिले इसका भी विरोध किया जा रहा है। देखिए अब्दुल सत्तार साहब को मंत्री बनाते नहीं बनाते, कौन बनाता नहीं बनाता, हम इस बकड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम ये चाहते हैं कि नफरतें दूर,
हम ये चाहते हैं कि मोहब्बतें बढ़े, हम ये चाहते हैं कि सारे समाजों को सियासी इंसाफ मिले। और मंत्री किसको मिलता नहीं मिलता, आपस में लड़ ले रहे हो। एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं तो अजीत पवार मनाने चले जा रहे हैं, अजीत पवार मना रहे हैं तो फडणवीस साहब जो है तो अनजान मार रहे हैं। तो इनके आपस के झगड़े खत्म होने वाले नहीं है। फिर महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन को एजेंडे पे नहीं हुआ है, ये सिर्फ मनी फैक्टर के ऊपर, भेदभाव के ऊपर हुआ है। आपको क्या लगता है, लोगों ने जाके वोट क्या तरक्की के लिए दिए क्या? गलत बात। महाराष्ट्र की अवाम ने जो भी वोट डाली है, ये भेदभाव, नफरत और मनी फैक्टर के ऊपर चलेगा पूरा वोट। और ऐसी गवर्नमेंट सामने आ गई है जो नफरतों को बढ़ावा देने वाली, जो तरक्की और डेवलपमेंट के कोई काम नहीं करने। फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, मैंने आपको कई बार कह चुका है इंटरव्यू में आपके, कि वो योजनाएं पूरी गुजरात को चली गई, आप रोक नहीं सके। क्या उम्मीद रखेंगे इनसे कि महाराष्ट्र की तरक्की करेंगे? बल्कि तो हमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आपको लगता है 5 साल ये सरकार चलेगी? आपका क्या अनुभव कहता है? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि देखिए, अभी एकनाथ शिंदे साहब सिर्फ मौके की ताक में, वो जिस पक्ष के अंदर उन्होंने जो पक्ष को लेकर चल रहे थे, जो पक्ष में थे, वो पक्ष को खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए आए, और अब यहाँ पर उनको हाथ में मैंडेट आने के बाद में उनको नहीं बनाया जा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि वो चैन से बैठेंगे। जरूर कहीं ना कहीं खसारे में गाड़ी को डाल दी जाए।